नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में वर्ग 12 हिंदी के प्रथम पाठ बातचीत का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 तक जो लेखक परिचय है उसका अध्ययन कर लिया था, जिसमें बालकृष्ण भट्ट के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी हमने आपको नोट्स के माध्यम से एक वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इस वीडियो को देखें आप लोग, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बालकृष्ण भट्ट के जीवन परिचय को जानते हैं, जिनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुई थी। इनके निवास स्थान की बात किया जाए तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और इनके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। साथियों, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कराया गया है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग उसको जरूर देख लें। चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बातचीत। बातचीत एक ऐसा शब्द है जिसके वजह से हम आपके सामने ये बोल पा रहे हैं, इस चैप्टर को आपको बता पा रहे हैं, या आपको जितने भी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो आप अपने पिता जिसे कहते हैं वह इसी बातचीत के जरिए करते हैं। अर्थात मानव जो होता है, मनुष्य होता है, वो अपने सुख दुख को, जितने भी उसके अंदर क्रियाकलाप होती हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, वह डॉक्टर को अपने विचारों से साझा करता है, वह बातचीत के जरिए करता है। साथियों, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। तो लिखा गया है कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। साथियों, हम सभी यह स्वीकार करते हैं कि जितनी भी शक्तियाँ जो हमें वरदान के रूप में हमारे भगवान ने हमको दी है, जैसे कि लिखने की शक्ति, हंसने की शक्ति, दौड़ने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति, किसी भी बात को सुनने की शक्ति, ये सभी वरदान है। लेकिन भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, इनमें वाक शक्ति भी एक है। लेकिन जो महत्वपूर्ण शक्ति है वह है वाक शक्ति। वाक शक्ति का अर्थ होता है बोलने की शक्ति, जो हमें भगवान ने दी है वो सबसे क्या है, अच्छा है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती तो वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। जरा सोचिए कि अगर हम में बोलने की शक्ति ना होती तो क्या हम अपने बातों को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते? नहीं कर सकते। तो या अगर बातचीत ना होती, बोलने की शक्ति नहीं, तो ये वाक शक्ति नहीं होती, तो हम अपने बातों को किसी के भी सामने प्रकट नहीं कर पाते। अर्थात अगर हम अपने बातों को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते, यह जो सारा संसार है, ये सारा जो पृथ्वी है, वह गूंगी प्रतीत होती। सब लोग लूंज पूंज से ही मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों, दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। देखिए, अगर हमारे पास वाक शक्ति, बोलने की शक्ति ना होती तो हम एक जगह कोने में बैठा दिए गए होते, कोने में बैठा दिए गए होते, और ना हमारे अंदर कोई भी पीड़ा है, हमारे अंदर कोई भी बीमारी है, हमारे अंदर कोई भी संकट है जिससे हम दूसरों के सामने साझा करना चाहते हैं, वह नहीं कर पाते, और हम लोग एक जगह क्या रहते, बैठे रहते। बोला जा रहा है किसी वाक होने का आपस में एक दूसरे से कुछ कह सुन नहीं सकते। हम अपनी बातों को ना किसी को कह सकते, ना किसी और की बातों को सुन सकते। सुनने की तो शक्ति है हमारे पास, लेकिन अगर बोलने की शक्ति नहीं है तो हम अपनी बातों को ना किसी के सामने बोल सकते, ना कोई हमारे पास अपनी बातों को बोलने आता। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। देखिए, वाक शक्ति के अनेक उदाहरण हैं, जैसे कि आप लोग स्पीच को तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। वक्तृता का अर्थ होता है बोलने की कला, और बातचीत तो आप लोग जानते ही हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में, बोलने की शक्ति में अनेक फायदों में स्पीच, बोलने की कला और बातचीत दोनों है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति आता है तो स्पीच देता है, स्पीच के माध्यम से हमसे बात करता है। दूसरा कोई व्यक्ति आता है तो अपने बोलने की कला से, जैसे कि एक बिजनेसमैन को आप देखते होंगे, जब आप उसकी दुकान में प्रवेश करते हैं तो आपके सामने ऐसे शब्द बोलता है जिससे जो आपका मन है इतना रोमांचित हो जाता है कि आप उसी दुकान से सामान खरीदते हैं और बार बार उसी दुकान में सामान खरीदने जाते हैं। तो यह एक बोलने की कला है।
आप किसी इंस्टीट्यूट में, आप किसी स्कूल में, बड़े स्कूल में एडमिशन लेने जाते होंगे तो वहाँ के जो शिक्षक हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वो आपसे इस प्रकार बातचीत करते हैं कि वहाँ पे आप अपने बच्चों को, आप अपने भाइयों को एडमिशन दिलाने के लिए वहाँ पे जिक्र करते हैं। तो ऐसी बहुत ज़्यादा बातचीत की कला होती है। बोला जा रहा है किन फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। ये सब क्या है? बातचीत के गुण हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। लेकिन जो हम लोग स्पीच देते हैं, कई लोग जाके स्टेज पे चढ़ जाते हैं और स्पीच देते हैं, उससे अच्छा बातचीत का ढंग है। चीत में वक्ता का नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाव रखता हुआ पुलपीठ पर जा खड़ा हो और पुण्यवाह वाचन या नांदी पाठ की बातें घड़ियों तक शाबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की भांति बहुत सी प्रस्तुति कर करावे और तब किसी तरह वक्तृता को आरंभ करे। देखिएगा, जो लोग स्पीच देने जाते हैं उनके चलने का ढंग भी निराला होता है। वह इस प्रकार पहले तो आएंगे, जब गेट से प्रवेश करते हैं तो अपने हाथों को जोड़ते हुए स्टेज पे चढ़ते हैं और वहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन इस तरह की कुछ बातें करते हैं जिससे वह लोगों को मनमोहक बनाते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। यही बोला जा रहा है। इस प्रकार मतलब इतने तरीकों से ये जो स्पीच दिया जाता है, जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली तो ताली ध्वनि में से कमरा गूंज उठा। लेकिन अगर वह स्पीच देते ही रह गए, हमेशा स्पीच दे ही रहे हैं, बोलते ही रहे हैं, बोलते रहे हैं, लेकिन उनके बात को ज़्यादा लोग सीरियस नहीं लेते। इसके लिए उनको बीच में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जिससे जो लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं वे उनसे खिल उठें, उनसे खुश हों और ताली ध्वनि बताएं, उनके लिए ताली बजाएं, जिससे जो सारा कमरा है वह तालियों से गूंज उठे। इसलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है कि किसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। इसलिए जो वक्ता होता है, जो स्पीच देने वाला होता है, जो बोलने वाला होता है, उसको अपनी स्पीच में कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ना ही पड़ता है जिससे जो वहाँ पे सुन रहे लोग हैं उनमें करतल ध्वनि उत्पन्न हो, वे सभी क्या हो जाएं? खुश हो जाएं। नहीं तो स्पीच होता रहता है, लोग अपना काम करते रहते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, स्पीच होता रहा है और कई लोग सो जाते हैं, तो इस प्रकार हो जाता है। इसलिए हम जो स्पीच देते हैं उनमें कई ऐसी भावनाओं को भी प्रस्तुत करना पड़ता है, ऐसी बातों को भी प्रस्तुत करना पड़ता है जिससे वहाँ पे जो सुन रहे लोग हैं उनके मन में कुछ ऐसी बातों को सुनने की आशंका प्रस्तुत हो। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों की कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। लेकिन ज़रा सोचिए कि स्पीच देने वाले लोगों को हमारे से तुलना किया जाए, जो हम लोग क्या करते हैं, अपने समूहों में अपने घरेलू ढंग से बात करते हैं, अपने दोस्तों के साथ अलग तरीके से बात करते हैं, अपने माता पिता के साथ अलग तरीके से बात करते हैं, अपनी जो फैमिली है, फैमिली के जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनसे अलग तरीके से बात करते हैं। क्या उनके लिए कुछ ऐसा बोलना पड़ता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन? क्या उनके सामने बड़े अंदाज से, बड़े अच्छे तरीके से आकर के खड़ा हुआ जाता है? ऐसा नहीं होता। इसलिए बोला जा रहा है कि जो हमारे बीच जो घरेलू ढंग है बातचीत करने का, उसमें करतल ध्वनि का अर्थात कुछ ऐसे बातें बोलने का कोई मौका ही नहीं मिलता कि जिससे हमारी वो बातें सुने तो उनको मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है और वे सभी हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि उनके मन में खुशी उत्पन्न हो। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, दो आदमी जो हैं प्रेम पूर्वक, बहुत हमारे अंदर में प्रेमता है, बहुत अधिक घनिष्ठता है दो मित्रों के बीच, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेम पूर्वक बातचीत करते हैं। कोई चुटीली बात आ गई तो हंस पड़े, लेकिन उसमें कोई चुटीली बात आ जाती है, कोई अच्छी बात आ जाती है तो हल्के से हंस पड़ते हैं। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है, लेकिन उतना हा 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 इस प्रकार से हम लोग नहीं हंसते जिस प्रकार जो स्पीच देते हैं वैसे हम लोग हंसते हैं। हम लोग हल्का सा भी होठों पे मुस्कान आ जाती है तो लगता है कि जो सारा संसार को हमने पा लिया है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। देखिए, अब स्पीच का भी उद्देश्य अलग है। जैसे कि आप लोग कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाते हैं तो आपसे जो कुछ बातें कहता है स्पीच के माध्यम से, आप उससे उत्साहित हो जाते हैं और वह जो काम कर रहा है या आपका जो गोल है आप उस पर फोकस करने लगते हैं। तो स्पीच का मतलब होता है कि आपके अंदर उत्साह भर देना। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है और जो घरेलू बातचीत है वह मन को रमाने का ढंग है, समय बिताने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह जिंदगी बेकद्दर ही धक्के खाती फिरती है,
लेकिन जो घरेलू बातचीत करने वाले लोग होते हैं उनके सामने जितना भी स्पीच ले आके रख दीजिए, स्पीच करने वाले लोगों को पास बैठा दीजिए, तो वे लोग क्या करते हैं, वहाँ से धक्के खाते फिरते हैं, उनको समझ में कोई बात नहीं आती। जहाँ आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, जहाँ आदमी को क्या करने के लिए अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को बहुत अधिक मज़ेदार बनाने के लिए खाना खाने की, पानी पीने की या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीने की, चलने के फिरने की आदि की ज़रूरत है, और बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। हम लोग को जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, चलना चाहिए, घूमना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ये सभी हमारे जीवन के मौलिक काम हैं जो हम करते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन को और अच्छा बनाना है, अत्यंत सुखमय बनाना है, तो बातचीत की भी आवश्यकता होती है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। बोला जा रहा है कि जो हमारे अंदर मवाद है, जैसा कि कोई दो दोस्त होते हैं, उनके साथ एक और तीसरा दोस्त आ जाता है, तो जो तीसरा दोस्त होता है दोनों दोस्तों का कान भर देता है कि वह तुम्हारे खिलाफ ऐसा हमसे बोल रहा था, वह तुम्हारे खिलाफ ऐसा हमसे बोल रहा था। तो इन दोनों के मन में एक दूसरे के खिलाफ मवाद भर जाता है, एक दूसरे के खिलाफ क्या भर जाता है, घृणा भर जाती है, नफरत भर जाता है। इसको सुलझाने के लिए वे दोनों दोस्त क्या कर सकते हैं, आपस में बातचीत करके उस बात को क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में ना ऐसा बात बोला था, ना तुमने हमारे बारे में ऐसा बात बोला था। चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद हो, मग्न हो जाता है। लेकिन जब हम लोग आपस में बातचीत करके सुलह कर लेते हैं, तो जो हमारा मन है, जो हमारा आत्मा है, वो क्या हो जाता है, खुशी से भर उठता है, प्रसन्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जो हम लोग बातचीत करते हैं ना, उसका एक खास तरह का मजा होता है। देखिए, बोला जा रहा है कि जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, वो इसके आगे पीछे खाना भी छोड़ बैठते हैं। कुछ लोगों को ऐसे देखिएगा, इतना बातचीत करने में रम जाते हैं, इतना बातचीत करने में, जिस प्रकार अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल को चलाते चलाते इतना रम जाते हैं, इस वीडियो को स्क्रॉल करते हैं। आजकल शॉर्ट वीडियो का ज़माना है, स्क्रॉल करते करते इतना हम उस पर टाइम स्पेंड कर देते हैं जितना हमको भी ख्याल नहीं लगता है कि 10 मिनट हम लोगों ने वीडियो चलाया है, लेकिन हमने उस पर 1 घंटा से अधिक समय व्यतीत कर दिया है। तो ठीक इस प्रकार का जो नशा होता है वह बातचीत करने में भी होता है। हम लोग अभी किसी के सामने ज़्यादा बैठते उठते नहीं हैं, इसलिए हम लोग को इस बातचीत का उतना अंदाज़ा नहीं है। आप अपने गांव में बुजुर्गों को देखे होंगे, वह एक जगह जब बैठ जाते हैं तो सुबह की कब शाम हो जाती है, शाम की कब सुबह हो जाती है, कुछ अता पता नहीं चलता। तो बोला जा रहा है कि जो बातचीत करने की लत पड़ जाती है किसी किसी को, बातचीत का मजा वे लोग नहीं खोना चाहते हैं। बोला जा रहा है कि रविंसन क्रूसो का अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है, बातचीत के जरिए अपना नुकसान कर लेना उनको पसंद आता है। सुबह का जो नाश्ता है, शाम को खाना खाने का ना जो काम है वह रात को 10 से 11 बजे करते हैं। सुबह का नाश्ता करने का जो समय होता है वह दोपहर को उसको नाश्ता करते हैं, खाते हैं शाम को, तो उनसे नुकसान हो जाता है उन्हीं का। कोई काम है, काम छूट जाता है तो उनसे बड़ा नुकसान हो जाता है, तो अपना नुकसान कर लेना उनको पसंद है, लेकिन बातचीत का जो मजा है खोना उनको पसंद नहीं। रविंसन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, बहुधा का अर्थ बहुत सारे लोगों ने। बोला जाए कि रविंसन क्रूसो नाम के एक व्यक्ति का जो किस्सा है बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को भी नहीं मिला, जिससे 16 वर्ष की आयु तक, 16 वर्ष तक वे लोग ऐसे रहे कि जिनसे मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला। अब वे लोग कहाँ रहे, रविंसन क्रूसो कहाँ रहे, तो कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत वे जो रविंसन क्रूसो थे वह 16 वर्ष तक कुत्ता बिल्ली के सामने, उनको मानव का, मनुष्य का मुख देखना नसीब नहीं हुआ, बातचीत करने का तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने, रविंसन क्रूसो ने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। फ्राइडे नाम के एक व्यक्ति हैं, रविंसन क्रूसो ने उनसे एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रविंसन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। देखिएगा, जानवर होते हैं हमेशा में, कुत्ता हमेशा हो इत्यादि इसी प्रकार की आवाज़ निकालते रहते हैं। तो रविंसन क्रूसो वैसे ही आवाज़ सुना करते थे। कितने वर्ष तक, 16 वर्ष तक। ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन कौन व्यक्ति आए, तो फ्राइडे आए। फ्राइडे ने कुछ ऐसी जंगली आवाज़ में कुछ ऐसी बात कही जिनसे जो रविंसन क्रूसो काफ़ी अधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि 16 वर्ष के बाद मनुष्य के मुख से कोई बात उनको सुनने को मिला था। चलिए आगे पढ़ते हैं। मानो उसने नए संसार से फिर आदमी का चोला पाया, और रविंसन क्रूसो जब उस बात को सुने
तो उनको ऐसा लगा कि वो फिर उनको मानव का जो जीवन है फिर एक बार वह मानव जीवन में जन्म ले लिए। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा देने की ताकत है। रविंद्रनाथ क्रूसो के इस बात से यह सिद्ध होता है कि जो मनुष्य की बातचीत करने की जो कला होती है वो लोगों को रमा देती है, लोगों को लुभा देती है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा थी। पहले के समय में पत्र चलता था, एक जगह 1 महीना पहले डाक में पत्र जमा किया जाता था तो 1 महीना के बाद उनके घर पे क्या होता था, पहुंचता था। तो उनमें पत्र व्यवहार होता था, पत्र के जरिए बातचीत होती थी। अभी हम लोग फ़ोन के जरिए बातचीत कर रहे हैं। अभी तो ऐसा ज़माना आ गया कि वीडियो कॉल के जरिए भी हम एक दूसरे से बात कर ले रहे हैं। लेकिन सोचिए, जो पहले पत्र चलता था उसमें लोगों का क्या हाल होता होगा। उनको जब पत्र से बातचीत तो हो जाता था, लेकिन सामने मिलने की, सामने एक बार उनको साक्षात्कार करने की, उनको देख करके उनके सामने बात करने की उनकी बहुत लालसा होती थी, बहुत उनकी मतलब ऐसा उनको इच्छा होती थी कि काश हम उनसे सामने मिल करके कुछ बातें कह पाते। अपना अभ्यांतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा ही हो सकता है। दूसरे के मन को समझ लेना या अपने मन को दूसरे के किसी के समझा देना, यह बातचीत के जरिए ही संभव हो पाता है। सच है, जब मनुष्य बोलता है, बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह बात बिल्कुल सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है ना, तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी भी गूंगे व्यक्ति के पास बैठ जाइए, क्या आप उसके गुण दोष का, वह किस प्रकार बातचीत करता है, उसकी बातचीत के जरिए हम लोग यह बता सकते हैं कि उसके मन में क्या चलता है, वह किस बातों को सोचता है, वह दूसरों के सामने किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो बातचीत के जरिए ही क्या होता है, दूसरे के मन को पढ़ लिया जाता है कि वह कैसा व्यक्ति। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। बेन जॉनसन का कहना है, बेन जॉनसन के इस लाइन को काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस नाम को भी याद रखिएगा बोर्ड परीक्षा के लिए। बोला जा रहा है कि जो बेन जॉनसन है उनका कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। जब लोग बोलते हैं ना तो मनुष्य का साक्षात्कार का अर्थ है इंटरव्यू। तो यहाँ पे उसका मतलब यह नहीं है, इसका मतलब है कि जब लोग बोलते हैं ना तो उनके बारे में पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जाती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या समझ में न ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, और एडिसन कहते हैं कि जो असली बातचीत है, मतलब खुल के बातचीत करने की जो कला है, वह 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तो वह 2 की बात कोस दूर गई। कहाँ भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि कोई तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत में व्यस्त हो बैठेंगे या कुछ निकट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। देखिएगा, जब 2 लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो अपने खुले मन से बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो अचानक उनके बात करने का तरीका बदल जाता है। कोई बात ऐसा हो रहा है, फिर उनके बातचीत करने का तरीका मतलब अलग प्रकार की बातचीत वह करने लगते हैं। तो बोला गया है कि जब 2 लोग बातचीत करते हैं ना तो अपने खुले मन से जो असली बातचीत है वह सिर्फ 2 व्यक्तियों के ही बीच होती है। लेकिन जब तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो उनकी जो बातचीत चल रही है तो कोसों दूर चली जाती है, दूसरे बात को छेड़ देते हैं। फिर बोला जा रहा है कि 6 कानों में जो पड़ी बात है, 6 कानों में अर्थात 6 कान का अर्थात 3 लोग, एक व्यक्ति के पास 2 कान तो 2 व्यक्ति के पास 4 कान थे, लेकिन अगर 6 कान हो गए, 3 व्यक्ति हो गए तो जो उन दोनों की बातें थी वह तीसरे व्यक्ति के सामने खुल जाती है, और तीसरा व्यक्ति किसी और व्यक्ति को जाके बोलेगा और चौथा व्यक्ति किसी और व्यक्ति को जाके बोलेगा। यह बात सबके सामने क्या हो जाती है, खुल जाती है। लेकिन जो अगर 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत हो रही है तो वह बात नहीं खुलती। कोई बोला जा रहा है कि तीसरे आदमी के आ जाते हैं या दोनों अपनी बातचीत को निरस्त ही बैठते हैं, मतलब खो देते हैं, बंद ही कर देते हैं बातचीत, या उस निपट मूर्ख ज्ञानी को समझ बनाने लगते हैं, उसको बेवकूफ़ बनाने लगते हैं कि हम उस बारे में बातचीत नहीं कर रहे थे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। देखिएगा, आप लोग जब दूध रोटी खाते होंगे या दूध पीते होंगे, जब गर्म होता होगा तो आप लोग नहीं पीते हैं, उससे पेट में काफ़ी नुकसान होते हैं, इसलिए हम लोग को पीने भी नहीं दिया जाता है गर्म दूध।
ठीक है, तो आप अपनी मम्मी को बोलते हैं इसको ठंडा कर दीजिए, या आपकी मम्मी भी जब गर्म होता होगा जल्दी आपको दूध पीना है तो आप उसको ठंडा करा के पीते होंगे, तो अचानक कैसे ठंडा हो जाता है। तो उसको साधारण सी बात है, आपके मन में चल रहा है उसको पानी में डाल देते हैं, कचौड़ी में रख के गिलास के माध्यम से गिलास में दूध रख के उसको कचौड़ी में डाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह जो दूध है वह ठंडा तो हो जाता है लेकिन पानी गर्म हो जाता है। इसी प्रकार इसमें यही उदाहरण दिया गया है। या दूसरा एग्जाम्पल आप लोग इसको ले सकते हैं, आप लोग क्या लीजिएगा, एक चाय लीजिएगा, गर्म चाय, और एक गिलास पानी लीजिएगा, उसको सूर्य के प्रकाश में ले जाके रख दीजिएगा, चाय ठंडा हो जाएगा लेकिन पानी गर्म हो जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि वह एक दूसरे का क्या करता है, असर खो बैठता है। पानी गर्म हो जाता है, चाय जो दूध है वह ठंडा हो जाता है। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच ही जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक में कितना अधिक, एक में के शरीर में विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। देखिए, जो व्यक्ति होते हैं, अगर दो व्यक्ति आपस में साथ साथ बैठे हैं ना, तो उन दोनों का बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच ही जाता है। किस प्रकार, जिस प्रकार अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल बताया गया कि जो दूध है, गर्म दूध को पानी में साट के रखते हैं तो वह क्या होता है, अपना असर खो बैठता है। अर्थात जो एक का असर है दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है और दूसरे का असर पहले व्यक्ति के पास आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग भी किसी भी व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो हम भी उससे साझा करने लगते हैं, एक प्रकार का विद्युत बल हमारे अंदर काम करने लगता है। फिर बोला जा रहा है जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। फिर बोला जा रहा है जब हम लोग बातचीत कर ले रहे हैं तो अपने मन के जितने भी भ्रम हैं दूर कर ले रहे हैं, अपने मन की बातों को दूसरे के सामने साझा कर ले रहे हैं, तो जब हम बातचीत करेंगे तो क्या हाल होगा। बोला जा रहा है कि अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के मनोवृत्ति के प्रश्न की धारा, बोला जा रहा है कि अब इसी बातों को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो तीन कोण है और तीनों की मनोवृत्ति का प्रश्न की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं। बोला जा रहा है कि अगर तीन व्यक्ति के पास बातचीत होती है, तीन व्यक्ति, तो एक त्रिकोण सा संरचना बन जाता है। उस त्रिकोण के संरचना में जो तीनों का चित्त है, तीनों का जो मन है वह एक कोण बना लेता है और तीनों का जो मनोवृत्ति का प्रश्न है वह धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हो जाती हैं, अर्थात तीनों व्यक्ति अलग अलग बातों को छेड़ने लगते हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है, जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी के नख सी जड़ जाती है। उपरांत जब चार आदमी हुए तो बेतलकुल्फी की बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें न होंगी, जो कुछ बातचीत की जाएंगी वो फॉर्मेलिटी, गौरव और जिंदगी के लक्ष्य में शनि हुई होंगी। चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमावल कहलाएगी। बोला जा रहा है कि जो तीन की बातें हैं वह वैसी बात करेंगे, फॉर्मेलिटी, गौरव की, जिंदगी की, मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को प्रस्तुत करेंगे, ऐसी उन लोग की बातचीत होगी। अगर चार से अधिक की बातचीत हो रही है तो केवल राम रमावल कहलाएगी, वह उनके बारे में बात करेगा, वह उनके बारे में बात करेगा, आपस में ही ऐसी बात करते रह जाएंगे, लेकिन अपने अंदर की बातें वहाँ पे प्रकट नहीं कर सकते हैं, उसे हमें संलाप नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं, इस बातचीत के क्या हैं, अनेक भेद हैं। अब उन भेदों को देखते हैं। देखिए, बोला जा रहा है कि दो बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है कि बाबा आदम की समय की ऐसी दस्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। देखिए, जो हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वे लोग, अब देखिएगा, दो व्यक्ति जब बात में बैठ जाते हैं तो अपने जमाने की, ऐसा लगता है कि बाबा आदम के समय से वे जीवित रह रहे हों, ऐसी बातें वे छेड़ते हैं जिनका कोई तो अंत नहीं होता। वह समाज की बुराइयों पे नज़र डालते हैं। कोई लड़का गुजर रहा हो तो आजकल तो फैशन चल रहा है बड़े बड़े बाल रखना इत्यादि, बहुत ऐसे फैशन चल रहे हैं, फटे जींस पहनना, फटे शर्ट पहनना इत्यादि, बहुत ऐसे फैशन है। तो ऐसे ही बोलते रहते हैं कि उसका बाल देखो तो उसका देखो, तो जीन्स कैसा, वह कपड़े कैसा पहन रखा है। तो वे लोग बाबा आदम की तरह बात करते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा हुआ करता था। फिर बोला जा रहा है कि एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत नहीं होगा। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश, पहले इसको समझ लेते हैं। बोला जा रहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी बातों का घोड़ा एक बार छूट जाना चाहिए, मतलब कहीं से बात शुरू हो जानी चाहिए, उस बात का कभी अंत होगा कि नहीं होगा इसका कोई निश्चित समय नहीं है। बोला जा रहा है कि प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा।
बोला जा रहा है कि जो अंग्रेजी राज्य हैं, जहाँ पे लोग अत्यधिक सक्षम होते हैं, सभ्य होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें बातचीत की प्रक्रिया होती है, वो एक दूसरे के सामने बातचीत करते हैं और वे पुराने समय की रीति रिवाज का अनुमोदन बिल्कुल नहीं करते हैं, उनके बारे में बात नहीं करते हैं, लायक नौजवानों की निंदा उनकी नहीं करते हैं, उनका मुख्य प्रकरण होगा। फिर बोला जा रहा है कि पढ़े लिखे हुए के लिए शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीप पर नाचा करेंगे। जो पढ़े लिखे होंगे, केवल जो पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे उनके बारे में वे बात करेंगे। वो कभी शेक्सपियर के बारे में बात करेंगे, कभी मिल्टन के बारे में बात करेंगे, कभी मिल और स्पेंसर के बारे में बात करेंगे। अपनी लिकायत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे दोस्त अकड़पन की चर्चा करेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका भी निराला है। अगर दो सहेली बातचीत कर रही हैं तो उनका भी जो बातचीत करने का तरीका है ना, वह निराला होता है। रस की समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है। रस का समुद्र अर्थात उन दोनों में जो एक प्रेम की भावना होती है वह उमड़ आती है। इसका पूरा सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस के सनी बात सुनने का कभी भाग्य लड़ा है। आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ खूब मन से बात करते हैं, किसी का बुराई करना है, किसी का अच्छाई करना है, कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है इत्यादि आप लोग को समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। फिर बोला जा रहा है कि दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण। जो बुढ़े लोग होते हैं वो तो बाबा आदम की तरह बात करते हैं, बाबा आदम के ज़माने की बात करते हैं, लेकिन जो दो बुढ़िया होती हैं, जो गांव की बुजुर्ग औरतें होती हैं, वे लोग कैसी बातचीत करते हैं इस पे प्रकाश डालते हैं। तो दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपने बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा। अगर गांव की बुजुर्ग औरतों का बात किया जाए तो उनका मुख्य लक्षण यही होता है कि जब किसी बुजुर्ग औरत के साथ मिलेंगी तो अपने घर की बुराई करेंगी कि मेरी बहू जब शुरू में आई थी तो हमारी इतनी सेवा करती थी लेकिन अभी नहीं करती, लेकिन जो हमारी बेटी है वह अपने ससुराल गई है तो अपने सास ससुर का, अपने पूरे संपूर्ण परिवार को संभाल के रखती है, लेकिन एक मेरी बहू है जो बिल्कुल काम ही नहीं करती, सुबह 8 बजे उठती है, इत्यादि बहुत ऐसी बुराइयां करती रहती है। या वे बिरादरानी की कोई ऐसी रसबरा रमर शराब छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगे। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके दांत अक्सर खराब हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब ऐसी बातचीत करेंगे ना कि उन लोग के बातचीत का भी कोई अंत ना होगा। मतलब जमाने की वो लोग से जो औरतें होती हैं अपने बहू बेटे की बुराई करती हैं कि शादी नहीं हुआ था तो हमारा बेटा ऐसा था, जब शादी हो गया तो हमारा बेटा ऐसा हो गया, अनेक बातचीत करती हैं, उनका बातचीत करने का ही ढंग निराला होता है। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गाँठेंगे जिसको उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। अगर कोई लड़के होते हैं, अगर आप लोग खिलाड़ी हैं, आप लोग खेल खेलना पसंद करते हैं, आप लोग की बातचीत करने का भी तरीका नहीं रहा है। आप पहले अपने बारे में तारीफ करते हैं, दूसरों के बारे में तारीफ करते हैं कि वह ऐसा खेलता है, मैं ऐसा खेलता हूँ, मतलब हम लोग केवल खिलाड़ियों के बीच में रह जाते हैं, खेल के बीच में रह जाते हैं। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या उनसे सहपाठियों में किसी गुण अवगुण का कथोपकथन करना है। लेकिन जो स्कूल में पढ़ रहे छात्र होते हैं उनका जो कथन है वो भी उनका भी ढंग निराला है। वह अपने जो सहपाठी हैं उनका बुराई करेंगे, जो उनका क्लास का मॉनिटर है उसका बुराई करेंगे, उसका अच्छाई करेंगे, वह लड़का पढ़ने में ऐसा है, वह लड़की पढ़ने में ऐसी है, वह यह काम करता है, वह यह काम करता है, इसी में वे लोग रह जाते हैं। फिर बोला जा रहा है कि पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा, लेकिन जो देखिएगा क्लास के जो पढ़ने लिखने में जो तेज विद्यार्थी होते हैं ना, वो अपने सामने किसी को नहीं लगाते। कोई जाके उनसे बात करेगा तो टेढ़ाई बात करेंगे, जो पढ़ने लिखने में तेज होते हैं। और लेकिन जो सुस्त और बोदा हुआ दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा, लेकिन जो एकदम जो लास्ट बेंच पे बैठता है, जो एकदम बेवकूफ़ है, जिसको कुछ नहीं आता, वो संपूर्ण स्कूल को अपना गुरु ही मानेगा कि सब हमसे क्या है, तेजी है, वह अपने अंदर जो गुण है वह उसको नहीं पहचानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं, राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों की प्रेमालाप इत्यादि। लेकिन इन सब के अलावा भी बातचीत की बहुत ऐसी बातें हैं। जो लोग जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र की बातचीत करते हैं, जैसे कि राजकाज, जिनका राजवाड़ा है, जिनका खेत जमीन है, उन सब के बारे में वो लोग बात करते हैं। जमींदार लोग बात करते हैं। जो व्यापारी हैं वो व्यापार संबंधी बातचीत करते हैं। मित्र हैं, दो मित्र हैं तो प्रेम अलाप, मतलब अपने प्रेम को एक दूसरे के सामने जाहिर करते हैं।
बोला जा रहा है कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, और कभी शेक्सपियर की बात करते हैं तो किसी महान वैज्ञानिक की बात करते हैं, तो कोई किताब लिख दिया उनके बारे में बात करते हैं, तो उनके बारे में बातचीत होती है। लेकिन जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं जानते, उनके उनके बीच क्या होती है, बदकही होती है। बदकही का मतलब यहाँ से शुरू हुआ तो कब उसका अंत होगा उसका कोई समय निर्धारित नहीं है। ये बोला जा रहा है कि लड़के वालों की ओर से एक आदमी बिचवाई होकर दोनों के विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। जो देखिएगा, जब किसी भी व्यक्ति का शादी होता है लड़का लड़की का, तो दोनों का एक बिचवाई होता है, जिसे अगुआ कहते हैं हम लोग आम भाषा में। वे दो क्या करते हैं, एक दूसरे के संबंध के बीच में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। उस दोनों की बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है, निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। और वे जो बिचवनिया लोग होते हैं, जो अगवा लोग होते हैं, वे लोग ऐसा ही निर्धारित कर देते हैं, उन दोनों बिरादरी वालों को एक साथ जोड़ देते हैं और ऐसा निर्धारित कर देते हैं कि फलाना का लड़का का फलाने की लड़की के साथ शादी तय हो गया, और वह जो उत्सव है काफ़ी जोर शोर से मनाते हैं। फिर बोला जा रहा है, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। जो यूरोप के लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग, उन लोग में बातचीत करने का एक हुनर है, एक कला है, जिसे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसके पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसी चतुराई प्रसंग छेड़ देते हैं जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहद गोष्ठी इसी का नाम है। देखिए, जो लोग होते हैं ना, वह लोग इस प्रकार, जो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन है, बातचीत करने का एक कला है, वो स्पीच और बातचीत से भी उनका जो बातचीत करने का, बोलने का जो ढंग है काफ़ी निराला है। वह लोग जो होते हैं, जो बातचीत करने की कला को जानते हैं, वह कुछ ऐसे शब्दों को बोल देते हैं जिनको सुनकर हमारे कानों को अत्यंत क्या मिलता है, सुख मिलता है, बहुत खुशी होती है। तो जैसे कि आप लोग ऑटो वाले के पास जाते होंगे या किसी व्यक्ति के पास जाते होंगे, तो कुछ ऐसी बातें करता है, या हम लोग उनके सामने ऐसी बातें करते हैं जो हमको अच्छा नहीं लगता या उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन किसी बिजनेसमैन के पास, जिनको सामान आपको बेचना है, या कुछ ऐसी बातें वे लोग करते हैं कि जिनको सुनकर हमारे कान को अत्यंत क्या मिलता है, सुख मिलता है, बहुत हम खुशी हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सुहद गोष्ठी भी कहा जाता है, बातचीत करने का कला। सुहद गोष्ठी की बातचीत का तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में प्रकट न हो, वरन क्रम में शभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सियाने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ करते हैं कोई आवेगा नहीं। पंडित जी लोग को देख लीजिए, पंडित जी एक तरह के स्टार्ट करते हैं शास्त्र को पढ़ना, वे लोग पढ़ते जाते हैं, लोग क्या करते हैं, सुनते जाते हैं, लेकिन उनसे कोई उनका लोगों का मतलब नहीं होता, बस वे लोग आए हैं भगवान को पूजने के लिए। तो इस प्रकार से होता है। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों में झपटा झपटी के समान उनकी निरस कांव में सरस संलाप की चर्चा का चालन व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडित्य के प्रकाश की बाद में प्राप्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री बहुत यातायात के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। हम लोग कई लोग ऐसे होते हैं कि बोलते रह जाते हैं, लोग कोई भी सुनता नहीं है, तो काव करते रह जाएंगे, लेकिन उसका कोई भी फर्क किसी भी व्यक्ति पे नहीं पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़ी से काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों से बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। देखिएगा, कोई दो दोस्त होते हैं ना, बहुत मतलब उनमें एक गहरा संबंध होता है, एक दूसरे पे विश्वास होता है, वे लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी व्यापार कर देते हैं, जिनसे पहले तो उन दोनों का जीविका चलता था, लेकिन वे लोग धीरे धीरे उस कंपनी को इतना बेहतर बनाते चले जाते हैं, इतना आगे बढ़ाते चले जाते हैं, जिनसे हजारों लोगों का जीविका चलने लगता है और लाखों करोड़ों रुपए उनके पास आने लगते हैं। 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती रही होगी, अनुभव और दूरदर्शी की खाली न होगी, और 25 के नीचे की बातचीत की भी अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल भाव और ताजगी रहती है जिससे मिठास उससे 10 गुनी बड़ी चढ़ती। देखिएगा, जो 25 वर्ष के जो ऊपर लोग हो जाते हैं, जो अनुभवी लोग हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग बचपन में जिस प्रकार बातचीत करते थे, क्या अभी बातचीत करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे व्यक्ति को समझ सकते हैं अभी कि उसको कौन सी बातें पसंद है, या दूसरा व्यक्ति यह समझ सकता है कि हम कौन सी बात करेंगे कि आपको अच्छा लगेगा।
मतलब दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। अभी का जो बातचीत करने का तरीका है वो केवल दो दोस्तों में, दो गहरे दोस्तों में हुआ करती है। मतलब खुले मन में किसी की बातें बुराई करना कि वो ये अच्छा लगता है उसके बारे में बताना, मतलब खुल के बात करते हैं। लेकिन कोई लोग जो 25 वर्ष के ऊपर हो जाते हैं ना, वे लोग ऐसी बातचीत नहीं करते, बहुत सोच समझ के अपने अनुभव से बात करते हैं। लेकिन जो 25 वर्ष के नीचे होते हैं वे लोग क्या करते हैं, कुछ भी कहीं भी बोलेंगे, कहीं दोस्तों के साथ कुछ बोलेंगे, कहीं किसी के साथ कुछ बोलेंगे, क्योंकि वह उनका युवा अवस्था होता है। फिर बोला जा रहा है, यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने से बहुत आवश्यकता है, बिना खुशी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करके हमारी जमीन आकर दूसरों को कृतार्थ करे, पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रशाबाज होते ही नहीं देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हमें उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव होगा। देखिएगा, कोई भी मतलब बातचीत करने का दो ही तरीका लेखक हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक, अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाके बातचीत करें या कोई दूसरा व्यक्ति हमारे पास आके बातचीत करें। पहले यह देखते हैं कि जब हम किसी दूसरे के यहाँ जाते हैं तो क्या बातचीत होती है। जब हम दूसरे के यहाँ जाते हैं तो देखिएगा, जब हम दूसरे के यहाँ जाते हैं तो बड़े शिष्टाचार भाव से जाते हैं। अगर वो हमें बुलाया नहीं है तो और शिष्टाचार भाव से जाते हैं, और जाते हैं तो अगर हमें वह बैठने के लिए भी नहीं पूछता, पानी भी नहीं पिलाता है, तो हमारे अंदर एक घाव लग जाता है कि हमारे अंदर क्या हो गया, अनादर हो। वैसे तो बिना कोई बुलाए ही नहीं जाना चाहिए, जब कोई व्यक्ति बुलाता है तभी जाना चाहिए। अगर आप बिना बुलाए किसी के घर जाते हैं तो आपको मूर्ख कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। अगर कोई हमारे यहाँ जाए और हमको उसको क्या करना पड़ता है, चाय पानी पिलाना पड़ता है, अच्छी तरीके से बातचीत करना पड़ता है, मतलब एक दूसरे को कृतार्थ करते हैं। और जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनके पूरी दिलजोई से उसका शिष्टाचार में क्या होता है, उनकी कमी जितनी भी उनको पूरा किया जाता है। लेकिन कोई हमारे यहाँ आ जाए तो उनका देखभाल करना, कोई इनकी बातों को बुरा लग जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ चला जाता है तो वह किसी को कुछ पूछता नहीं है कि आइए बैठिए पानी पीजिए, तो उसको एक अलग सा घाव मिल जाता है और उस घाव को लेकर के वह चला जाता है। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बिता लिया करें। मतलब अब हम अपने आप से ही बातचीत कर ले रहे हैं, ना हम दूसरों के यहाँ जाएंगे, ना किसी को हमारी बातों का बुरा लगेगा, ना हम किसी का घाव अपने यहाँ ले आएंगे। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतीक्षा नए नए रंग दिखाया करती है, और प्रपंचात्मक संसार का एक बहुत बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसे चमनिस्तान का अर्थ होता है कि हरे भरे बागों का इलाका, जिससे जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म की बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में कम दिल भाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्र को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो, मतलब चुपचाप रहें, तो अपने मन के साथ बातचीत कर सकें तो मानो अहोभाग्य। लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है कि हम अपने आप से, अपने मन से बातचीत कर लेते हैं। अगर हम अपने आप से बातचीत कर लेते हैं तो हमारे मन को इतना सुकून मिलता है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया है। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधात्मिक बड़े बड़े अज्ञेय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाल। देखिएगा, कोई लोग ऐसे होते हैं बोलते चले जाते हैं, जहाँ पे बोलना भी नहीं हो तो वहाँ पे बात बढ़ा लेते हैं। जहाँ पे कुछ सुनना होता है, अगर किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया तो वहाँ पे 2 बात सुन के उस बात को सलटा नहीं देते, और भी लोग बोलते चले जाते हैं, उनकी जिह्वा और बढ़ती चली जाती है। वे झगड़ा क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो अगर हम लोग शांत रहेंगे, किसी भी व्यक्ति को बात सुनेंगे, तो अपने आप ही वह क्या होगा, झगड़ा सिमट जाएगा और व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, खुश होगा। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। बोला जा रहा है कि जो शक्ति है, जो परम पूज्य मंदिर है, जो हमें बोलने की शक्ति है, वह परम पूज्य मंदिर है, और जो परमार्थ ही एकमात्र सोपान है। अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना, परमार्थ अपने अंदर से, अपने अंदर को, अपने आप को पहचानना ही क्या है,
मतलब क्या है, सीढ़ी है, भगवान को पाने का क्या है, एक सीढ़ी। तो आशा करता हूँ आप लोग को यह चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। और इसका आंसर क्वेश्चन जो है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।